Hey guys, once again welcome back to your very own station of economics. It's economics time. Hi dear students, my name is Sandeep and I hope you all are doing well. जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में जहां हमने डिस्कस कर लिया था रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन जीएनपी एंड द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर। अगर आपने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में दिए हुए वीडियो को जाकर जरूर देखें, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या होता है जीडीपी वेलफेयर और उसकी लिमिटेशन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को सॉल्व करते वक्त या नेशनल इनकम की काउंटिंग करते वक्त हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक ये भी है, लेकिन इस टॉपिक से आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी। एक तरीके से हमारे नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स का रिवीजन क्लास भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने तीन मेथड पढ़े थे, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। तो याद करो, वैल्यू एडेड मेथड का क्या फॉर्मूला होता था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, यही फॉर्मूला होता था। क्लियर है? जिससे हमारा क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। क्लियर है? इसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता था सी क्या है यहाँ पर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जी क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एनएनएक्स नेट एक्सपोर्ट, या फिर जिसको हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिखते हैं, जिससे भी हमारा क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। क्लियर है? तो अब देखते हैं इनकम मेथड से और किस तरीके से हमारा सॉल्व होता है। तो इनकम मेथड के कंपोनेंट्स क्या होते थे, याद करो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। ये किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का। अगर आपको ये चीज याद नहीं आ रही है तो इट्स मींस आपने हमारी वो प्रीवियस लेक्चर्स मिस करी हैं, जिनमें हमने आपको नेशनल इनकम के तीनों मेथड समझाए थे। पर्टिकुलर उनकी एक वीडियो है, प्लीज जाकर जरूर देखें। अब देखो लास्ट कंपोनेंट क्या होता है उसका, मिक्स्ड इनकम। और याद रखना कि इनकम मेथड से हमारा निकलता है डोमेस्टिक इनकम विच इज एनडीपी एट एफसी। क्लियर है? अब देखो कि हमें तो चाहिए नेशनल इनकम, कम ऑन, क्या चाहिए, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है सर, एनएनपी एट एफसी। हमारे पास क्या है सर, जीडीपी एट एमपी। तो कम ऑन, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं जीडीपी एट एमपी से तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो यहां पर एनएनपी एट एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। क्लियर है? यहां क्या है, नेट, यहां क्या है, ग्रॉस। तो कम ऑन, जब हम नेट निकालते हैं थ्रू ग्रॉस तो डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसी तरीके से नेशनल निकालना है थ्रू डोमेस्टिक तो क्या होगा, एनएफआईए प्लस। क्लियर है? और इसी तरीके से फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए बट है मार्केट प्राइस तो क्या होगा, एनआईटी माइनस। क्लियर है? तो जीडीपी एट एमपी से अगर हमें इस पर आना है तो हमें क्या करनी है, सिर्फ ये तीन चीजें करनी है। तो हमने क्या लिखा है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये है हमारा नेशनल इनकम। क्लियर? तो सेम चीज इससे भी हमारा जीडीपी एट एमपी निकलता है, तो सेम तरीके से हमने ये भी कर लिया। अब देखें कि इनकम मेथड से निकलता है सर डोमेस्टिक इनकम, तो यहां पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, ये जीडीपी एट एमपी की जगह क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम चाहिए। अगर हम इनकम मेथड का यूज करेंगे तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। अगर डोमेस्टिक इनकम आ गई तो अब हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो अब यहां पर एन सेम है, यहां एन और यहां डी है, यानी नेशनल है, नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक है, तो क्या करोगे, प्लस एनएफआईए। क्लियर है? तो हमने क्या लिखा है, प्लस एनएफआईए। तो ये था हमारा नेशनल इनकम तीनों मेथड से किस तरीके से निकलता है। अब हम कुछ प्रिकॉशंस, यानी हमें क्या इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में और क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना, ये बहुत जरूरी है समझना। तो चलो समझते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है फाइनल एक्सपेंडिचर। तो कम ऑन, अभी देखा आपने प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता सर, होता है। क्यों? क्योंकि ये जीडीपी एट एमपी का पार्ट है। और अगर हमने अभी एनएनपी एट एफसी निकाला था तो कैसे निकाला था,
जीडीपी एट एमपी से ही निकाला था, तो इस जीडीपी एट एमपी में ये तो होगा ही ना प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो सर ये तो इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू एडेड मेथड था जिससे हमारा जीडीपी एट एमपी निकलता, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी आईसी। ये क्या है सर? माइनस है। सर ये तो जीडीपी एट एमपी में ही इंक्लूड नहीं हुआ, तो नेशनल इनकम में क्यों होगा? तो क्लियर है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन फाइनल एक्सपेंडिचर्स नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। इसीलिए हमने पढ़ा था कि फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। कम ऑन, जब हमारी सेकंड क्लास थी इससे रिलेटेड, तब हमने आपको समझाए थे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। उसमें समझाया था कि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उससे डबल काउंटिंग होती है। इसी तरीके से फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, तो याद करो कि सिर्फ हमें क्या इंक्लूड करना है? फैक्टर इनकम इंक्लूड करना है। ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। ये भी समझाया हुआ है मैंने कि ऐसा क्यों है कि फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, लेकिन ट्रांसफर को नहीं करना। तो फिर एक बार देख लेते हैं। कम ऑन, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, इस पढ़ाने से मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं, यानी किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए आप लोग पेमेंट करोगे, तो वो सैलरी या वो इनकम हमारी किसका पार्ट होगी? फैक्टर इनकम का, यानी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। लेकिन अगर मेरे को कोई गिफ्ट देता है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे को 10,000 रुपीज एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करता है, तो क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? जी बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 10,000 रुपीज पहले से किसकी सैलरी में है? ये मेरे भाई की सैलरी का पार्ट होगा पहले से ही। क्लियर है? जब ये मेरे ब्रदर की सैलरी का पार्ट होगा, उसी में से तो उसने मुझे 10,000 रुपीज गिफ्ट दिया होगा ना। ठीक है, तो फिर अगर इसको मैं दोबारा अपने में भी कैलकुलेट कर ले अगर हमारे नेशनल इनकम में, तो ये डबल काउंट नहीं हो जाएगी 10,000 रुपीज। तो इसीलिए कभी भी नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, जिसका मतलब है सब्सिडी, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो मैंने आपको बेसिकली ब्रॉडली ये समझाया कि ये चार चीजों में से सिर्फ फैक्टर इनकम और फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगा। तो देखते हैं आगे। और अब देखो, रीसेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, क्या इस मार्कर को मैंने परचेज किया, उसके बाद इस मार्कर को मैंने दोबारा बेच दिया, ठीक है, तो क्या ये हमारा नेशनल इनकम में काउंट होगा? कम ऑन, ये मार्कर मैंने खरीदा और इस मार्कर को मैंने दोबारा किसी और को बेच दिया, तो क्या ये नेशनल इनकम में काउंट होगा? जी बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? देखो, क्योंकि मार्कर का प्रोडक्शन, इस मार्कर का प्रोडक्शन एक ही बार हुआ है, एक ही यूनिट को दो बार बेचा गया है, लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने परचेज किया था पहले, ठीक है, उसको आपने नेशनल इनकम में काउंट कर लिया। अब दोबारा उस मार्कर को मैंने किसी और को बेच दिया, तो फिर उसको कैसे नेशनल इनकम में काउंट करोगे? क्यों? क्योंकि ऐसे तो आप कह रहे हो कि 2 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है मार्कर का, लेकिन प्रोडक्शन कितने यूनिट का हुआ सर मार्कर के? एक सिंगल यूनिट का। इसलिए रीसेल्स ऑफ गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन एक चीज देखो, इसी पे प्रॉफिट एंड लॉस, इसी चीज का प्रॉफिट एंड लॉस नेशनल इनकम में इंक्लूड जरूर होगा। आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई? आप कह रहे हो ये मार्कर का अगर आपने बेचा इसको दोबारा खरीद करके, तो ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होगा। तो समझाता हूं, देखो, अब कम ऑन, मैंने एक 10,000 रुपीज का फोन परचेज किया था, ठीक है, कोई भी XYZ आप अपने मन में फोन सोच लो, मैंने वो परचेज किया था, उसको परचेज करने के बाद मैंने उसको 8,000 रुपीज में सेल कर दिया दोबारा। अब यहां जो ये 2,000 रुपीज का गैप है,
ये क्या है सर? डेप्रिसिएशन। कम ऑन, डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। पढ़ा है ना हमने, अभी दिखाया था कि जब हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे तो क्या था, नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड किया जाता है, तो इट इज काउंटेड इन नेशनल इनकम। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन होगा, ये प्रॉफिट लॉस अगर हो जाएगा, मैंने किसी चीज को रीसेल किया और उस पर अगर मुझे लॉस होता है तो वो डेप्रिसिएशन का पार्ट है, इसलिए नेशनल इनकम में काउंट होगा। अब कहोगे सर प्रॉफिट भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉफिट भी हो सकता है। कम ऑन कि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, अब आप समझते हो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कभी डाउन होती है, कभी बहुत जल्दी अप हो जाती है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, तब वो 1 लाख रुपीस की थी, लेकिन जब मैंने उसको दोबारा रीसेल किया, देखो दोबारा रीसेल कर रहा हूं, तो रीसेल होगा तो आप तो कह रहे हो नहीं इंक्लूड होगा, मैं कह रहा हूं इंक्लूड होगा। अब मैंने रीसेल किया तो 1,20,000 रुपीज में मैंने रीसेल कर दिया, ठीक है। अगर मैंने 1,20,000 रुपीज में रीसेल करा है तो ये 20,000 रुपीज क्या होगी, नेशनल इनकम में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि ये पहले से काउंटेड नहीं थी, पहले से काउंटेड ये थी। क्लियर है? अब आप कहोगे प्रोडक्शन तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का हुआ था ना सर, लेकिन एडिशनल अमाउंट तो 20,000 रुपीज मैंने उस प्रॉपर्टी से और कमाया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस, रीसेल्स ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर प्रॉपर्टीज या फिर वेल्थ, सारा इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। सोचो, आप सोचो क्या एग्जाम्पल है। तो देखो, लॉटरी, लॉटरी स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या है यहाँ, सट्टा। क्या है? सट्टा। अब आप कहोगे कि सर क्या लॉटरी और सट्टे की वैल्यू को नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा? तो सोचो आप, किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, बताओ मुझे, जल्दी सोचो। चलो हिंट देता हूं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम से रिलेटेड में ही है। चलो देखो, लगाओ दिमाग। नहीं लगा तो ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे, दोनों ही नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे। आप समझो कैसे। क्या हुआ कि मैंने अपने दोस्त के साथ बेट लगाई, ठीक है, कि आज आईपीएल में ये टीम जीत जाएगी, ठीक है, और वो टीम फाइनली जीत भी गई, तो लक बाय चांस वो टीम जीत गई। अब उससे मुझे पैसे आने वाले, तो आप कहोगे सर ये पैसे आपके पास आएंगे तो ये नेशनल इनकम में काउंट होंगे। सर अगर ऐसा होगा तो जिस भी पर्सन से, मान लो एक्स पर्सन के साथ मैंने बेट लगाया था, उस एक्स पर्सन के पास 20,000 रुपीज थे, उस एक्स पर्सन ने मेरे साथ 5,000 की बेट लगाई थी। कम ऑन, दिस 20,000 रुपीज इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, है ना, ये पहले से ही नेशनल इनकम में इंक्लूड है। अब उसने इसी 20,000 में से 5,000 रुपीज का बेट लगाया और वो बेट यानी मैं जीत गया, ठीक है। अब ये 5,000 रुपीज मेरे पास आई, आपने वहां एक्सक्लूड नहीं की तो मेरे में इंक्लूड कैसे करोगे? अगर यहां से एक्सक्लूड हो जाती है, अगर दोबारा हम इसकी नेशनल इनकम में काउंटिंग करेंगे तो 15,000 रुपए कमाए इसने, लेकिन आपने तो बता दिया कि उसने 20,000 रुपीज कमाए हुए हैं, तो 5,000 रुपीज जो मेरे पास आए हैं उसको कैसे इंक्लूड कर लोगे सर? फिर वही डबल काउंट होगा। क्यों? क्योंकि इस 20,000 के अमाउंट में 5,000 इंक्लूडेड है, और उसके बाद यहां पर अगर मेरे को इसने 5,000 दिया है तो ये दोबारा इंक्लूड होगा, तो इसकी सैलरी हो गई 25,000 जो कि नहीं थी, तो इसीलिए नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। और अगर सिंपल सा सोचो तो ये जो मैंने सट्टा लगाया था, ये जो ये बेट लगाया था, इसके बदले किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं हुआ था ना, और हमने पढ़ लिया है कि जब भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम उस चीज से रिलेटेड वैल्यू को कभी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है? तो लॉटरी, सट्टा या फिर कोई बुके से पैसा कमा लिए, इन सबको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। तो इससे एक चीज समझ आई कि कुछ इलीगल काम हैं जिनको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, लेकिन कुछ इलीगल काम ऐसे भी हैं जिनको हम नेशनल इनकम में काउंट कर लेते हैं। देखो, स्मगलिंग,
अब आप कहोगे स्मगलिंग नेशनल इनकम में काउंट होती है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, स्मगलिंग कैसे नेशनल इनकम में काउंट होती है, ये तो इलीगल काम है, ये तो हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही राइट नहीं देती कि इस चीज को हम कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया वो चीज नहीं बेचनी है, वो चीज खराब है, तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो, लेकिन चले जाते हैं लोग, ठीक है, तो भी हम उस चीज को नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। अब कहोगे सर ये कैसे करते हैं, समझाओ। तो देखो, मान लो कि किसी चीज पर बैन लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई एक्स चीज है जिस पर बैन लगा हुआ है, इसका आप नहीं कर सकते, इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते और इसको आप सेल नहीं कर सकते। ये एक्स चीज आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल ले लेना, मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, ठीक है। आप समझ लो कि एक्स चीज कुछ भी है जिसको हम गवर्नमेंट ने कह दिया है कि प्रोड्यूस नहीं कर सकते और बेच नहीं सकते, लेकिन किसी वाई पर्सन ने इस एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन किया है और उसको बेच दिया है और उससे उसने इनकम अर्न करी है। अब उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने इस एक्स कमोडिटी का क्या किया है, प्रोडक्शन किया है। क्या किया है? प्रोडक्शन किया है, और प्रोडक्शन किया है तो फिर नेशनल इनकम में तो काउंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारा नेशनल इनकम क्या होता है कि एक विद इन टेरिटरी और आउटसाइड दी टेरिटरी कितना हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसी का समेशन होता है नेशनल इनकम। तो सर प्रोडक्शन तो हुआ है तो नेशनल इनकम में काउंट होगा। इसी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग भी नेशनल इनकम में काउंट होगी। क्यों होगी सर? फिर वही चीज, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग में भी तो चीज का प्रोडक्शन हुआ होगा ना। अगर चीज का प्रोडक्शन हुआ है तो उस प्रोडक्शन को तो नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? तो इससे समझ में आए कुछ हमारी इलीगल चीजें हैं जिनको गवर्नमेंट या फिर हमारा नेशनल इनकम काउंट नहीं करता, लेकिन कुछ इलीगल चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट राइट नहीं देता लेकिन फिर भी नेशनल इनकम काउंट कर लेता है। वैसे में ही है स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग। क्लियर है? अब आगे और देख लेते हैं सर। देखो रेंट का कॉन्सेप्ट। अब देखो दो तरीके के रेंट भी होते हैं हमारे पास। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं अपने घर में ही रहता हूं, ठीक है, और मैं अपने घर में रहता हूं, उसका तो लैंड का रेंट दूंगा नहीं। क्लियर है ना? क्योंकि वो मेरा अपना घर है तो मैं किसको रेंट दूंगा? किसी को नहीं दूंगा। लेकिन नेशनल इनकम क्या कहता है, उस लैंड के रेंट को अज्यूम करके इंक्लूड कर लेता है नेशनल इनकम की काउंटिंग में। अब आपको वो जो रेंट होता है उसको हम कहते हैं इंप्यूटेड रेंट। अब क्या होता है इंप्यूटेड रेंट, ये तो आपको पता नहीं है। अगर हिंदी में इसको बोलूं तो इसको कहते हैं आरोपित किराया। क्या कहते हैं? आरोपित किराया। और ये नेशनल इनकम में काउंट जरूर होता है। अब क्यों जरूर नेशनल इनकम में काउंट होता है ये समझते हैं हम। देखो कि हमने पहले भी 11th में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो वहां दो कॉस्ट थे, एक्सप्लिसिट और एक था इम्प्लिसिट, है ना। ये दो कॉस्ट थे हमारे पास। यहां पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता था, जो एक्चुअल में लगा है, जिसमें हम क्या कहते थे, जो हमने मार्केट से लेबल्स परचेज करे हैं या मार्केट से जो कैपिटल या कुछ भी परचेज करा है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या कहते थे, जिसमें हमारे खुद के रिलेटिव्स काम कर रहे हो या फिर हमारे खुद के रिलेटिव से हमने कोई कैपिटल ले लियो तो उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते थे, जिसमें हमारी कॉस्ट नहीं लगती थी लेकिन फिर भी हम उसको अज्यूम करते थे। तो वही चीज आपके नेशनल इनकम में रेंट के साथ होता है कि आपको सिर्फ अज्यूम करके इंप्यूटेड रेंट को ले लेना होता है। यानी अगर कोई क्वार्टर का, मान लो किसी क्वार्टर का गवर्नमेंट ने उस लैंड का रेंट डिसाइड किया हुआ है कि इतना रेंट लगेगा, तो इसी तरीके से आपके पास भी उसी तरीके का कोई क्वार्टर है लेकिन वो आपका है और आप उसका रेंट पेड नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट अज्यूम्ड कर लेता है इतनी रेंट होगी और उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। क्लियर है? तो ये रेंट का एग्जांपल था। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, थेफ्ट, ठीक है, या थीफ लिख लो, ठीक है, चोरी। अब क्या चोरी नेशनल इनकम में काउंट होगी?
कैसी बात कर रहे हो सर, ये नेशनल इनकम में काउंट कैसे होगी? तो मैं सही, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हो, ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? अभी स्मगलिंग तो नेशनल इनकम में काउंट हो गई थी, लेकिन ये चोरी उससे छोटी चीज नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो रही सर। तो ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि चोरी क्या करेगा? कोई जो पहले से हमारे पास हमारे घर में चीज होगी उसी की चोरी करेगा, है ना? क्लियर है ना ये चीज? तो उस चीज का प्रोडक्शन तो पहले से ही हो रखा है, दोबारा तो प्रोडक्शन हुआ नहीं। अब चोर ने उसी पुरानी चीज का जिसका प्रोडक्शन हुआ है उसकी चोरी करी है, और इस प्रोडक्शन के पेमेंट को तो हमने पहले से ही कर दिया है, जिसको नेशनल इनकम में काउंट कर लिया गया है, और चोर ने दोबारा इसी प्रोडक्शन या इसी आइटम को चोरी करके ले गया है, तो अब उसकी नेशनल इनकम में काउंटिंग नहीं होगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि फिर डबल काउंट हो जाएगा। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट कि क्या नेशनल इनकम में काउंट होता है और क्या नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। होप आपको ये सारा समझ में आ गया हो। अगर आया है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अगर अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दे वीडियो को, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में हमारे द्वारा चलाए जा रहे दीप एजुकेशन सेंटर को जाकर फॉलो जरूर करें, जिसमें हमारे चैनल में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।